हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंपटीशन की तैयारी कैसे करें और सेल्फ स्टडी करना है कि कोचिंग करना है, या आपके दिमाग में कंपटीशन की तैयारी करते समय बहुत सारी उलझनें क्रिएट होती हैं, तो आपको इन समस्याओं के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको अपनी सारी समस्याओं के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी वीडियो मैं YouTube पर डालता हूँ, वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे ज़िंदगी से जो भी कुछ सीखा हुआ है, वो सब मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसको शेयर करना। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। इन कीवर्ड्स के माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब आप 12th पास आउट होते हो, उसके बाद से ही आपको सोच लेना चाहिए, माइंड की थिंकिंग बना लेना चाहिए कि हम जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए कंपटीशन की, है ना। तो आपको सबसे पहले गोल, एम, ये लिखा हुआ मैंने, आपका लक्ष्य निर्धारित करना है आपको सबसे पहले। क्योंकि एक बात बताओ, आप जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो फिर आप उस लक्ष्य, बिना लक्ष्य के मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। आपको ये पता ही नहीं है कि सामने मुझे इस मंजिल तक पहुंचना, मुझे इस शिखर तक पहुंचना है, तभी तो आप वहां तक पहुंचने का प्रयास करोगे। जब आपको कुछ पता ही नहीं है, आप बस दूर में लठ दिए जा रहे हो बिना मतलब के, कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है। आपको लक्ष्य बनाना है सबसे पहले, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, अच्छा लक्ष्य से मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल में देखो, यहाँ पर मैं सारी चीजें, ये जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं मैंने, इन प्रत्येक कीवर्ड्स पर मैं घंटा बोल सकता हूँ। मतलब एक कीवर्ड्स पे मैं 1 घंटा स्पीच दे सकता हूँ, पर ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं छोटे छोटे, मतलब थोड़ा समझाने, मतलब प्रत्येक कीवर्ड्स पर थोड़ा थोड़ा बोल के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको जो भी कुछ डाउट है इन कीवर्ड्स को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और आपको लाइफ से रिलेटेड भी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करना। मैं आपको प्रत्येक आपके क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, जो भी मेरे अनुभव है उनके अकॉर्डिंग। तो चलो ठीक है, गोल का मतलब मैं आपको बताऊं। गोल का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो आपको ऐसा ही बनना है, कि या फिर आपको जज बनना है, कि आपको बैंक मैनेजर बनना है, कि आपको टीचर बनना है, क्या बनना है आपको, ये गोल निर्धारित करना है सबसे पहले। और उसके आधार पर अपनी तैयारी स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है, डेडिकेशन आपका ये होना चाहिए कि मतलब मन में एक सोच बनानी चाहिए, मतलब आपकी दृढ़ निश्चय। डेडिकेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। एक आपने सोच लिया कि नहीं, मैंने ठान लिया कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे धरती आसमान पलट जाए, मुझे तो करना है। तो वो डेडिकेशन होना चाहिए, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तीसरा आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अच्छा ये बताओ, अगर जैसे मान के चलो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप किसी दूसरे को बताने के लिए आपने किताब खोल के रख ली, और वैसे सो आप मोबाइल चला रहे हो कि व्हाट्सअप चला रहे हो, है ना। आपके घर वाले आ गए, आपके पापा मम्मी आ गए, रिश्तेदार आ गए, उनके सामने आप किताब खोल के रख लेते हो, मतलब बताने के लिए पढ़ रहे हो। ऐसा कई सारे बच्चे करते हैं, कई सारे लोग करते हैं, है ना। हमने भी किया था अपने टाइम में। तो
उससे कोई फायदा नहीं निकलता। ठीक है, आप ईमानदार नहीं हो अपनी पढ़ाई के प्रति, खुद के प्रति, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ठीक। तीसरा है आपका ईगोइज्म। ईगोइज्म मतलब घमंड। जैसे मान के चलो आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने में बरसों लग जाते हैं, एक नौकरी पाने में, सरकारी नौकरी पाने में बरसों लग जाते हैं। ऐसी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती है, रोड रास्ते में लौट नहीं रही है तो अपन कहीं से उठा के यार ले लो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। तो ईगोइज्म का मतलब आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे जहाँ से भी जो भी कुछ सीखने को मिले, जैसे मान के चलो मेरे से 10 साल छोटा लड़का है, अगर मुझे उससे भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो मुझे उससे सीखना है, ये नहीं सोचना है यार। कई बार क्या होता है, अपन जैसे मान के चलो आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसकी नई नौकरी नहीं लग रही है किसी कारणवश, तो आप उसको हल्के में ले लेते हो। और अगर वो कुछ बोलने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है, तो आप क्या सोचते हो, ये समझाएगा मुझे, ये क्या समझाएगा, ये अगर ये इतना होशियार होता तो इसकी नहीं लग जाती नौकरी। मतलब ये घमंड होता है लोगों के बीच में, मतलब लोगों के अंदर। तो आपको ये घमंड नहीं होना चाहिए। आपको जहां से भी, जिस किसी व्यक्ति से, बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से जो भी कुछ सीखने को मिले, आपको वो सीखने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप में उस चीज को अमल करना चाहिए। ठीक है, ये घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे ही सब कुछ आता है ना, या फिर इसको सामने वाले को कुछ नहीं आता। आप अपने कम से कम इतने ऐसे दोस्त बनाओ कि जो आपको सीख दें, ठीक है, आगे के लिए। उसके बाद आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मतलब है, मतलब आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। पढ़ाई कर रहे हो आप, जैसे मान के चलो आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे आगे, जैसे मान के चलो एसआई का फॉर्म डाला आपने और आपने एसआई का की तैयारी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट बनाना है। टाइम मैनेजमेंट जैसे उसका सिलेबस निकाल के आपको प्रत्येक टॉपिक को टाइम टेबल के साथ स्टडी करना है। टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप इधर उधर की बातें, जैसे दोस्ती यारी में घूमने फिरने का, ये कुछ भी मन नहीं बनाते। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आपका बन गया तो उसके आधार पे चलने का पूरा प्रयास करना है आपको। उसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। देखो, मोटिवेट होना, सामने वाला मोटिवेट करना, ये दोनों ही अलग चीज हैं। अगर यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियो पड़े हैं, मोटिवेशनल वीडियो, अगर उन वीडियोज को देखकर कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति मोटिवेट होने लगा, तो फिर तो सभी होशियार बन जाए। या फिर किसी दूसरे के समझाने से अगर किसी की समझ में आने लगे, तो फिर तो सभी समझदार बन जाए। ठीक है, किसी के समझाने से, किसी के मोटिवेट करने से कोई मोटिवेट नहीं होता। मोटिवेशन खुद से होता है। खुद के अंदर अपन को मोटिवेशन लाना है कि हमें ये चीज करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। आपको मन में अगर ठान लिया कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप वो चीज कर लोगे। दूसरों के समझाने से हालांकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पर इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज आपके साथ बीत गई हो और उस मतलब कठिन परिस्थिति से आपने अगर कुछ सीख ली हो, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगी जिंदगी भर के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है माइंड सेट। माइंड सेट या फिर मेंटोर। मेंटोर से मतलब क्या हुआ, देखो माइंड सेट, पहले मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको। माइंड सेट करना है आपको कि मुझे ये चीज करनी है, वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। उसके बाद मेंटोर। मेंटोर का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। मेंटोर से मतलब समझते हो, जैसे आपको कोई मोटिवेट करे। जैसे मेरी लाइफ में मेरे छोटे मामा हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। उन्होंने बहुत मेरे, मतलब मैं आज वर्ग एक में लेक्चरर हूँ, तो उनकी वजह से हुई। आप ये बताइए मुझे, अगर छोटे मामा मुझे एमए ना कराते, मुझे फोर्स ना करते, वो ये बोलते बेटा एमए कर ले इंग्लिश से, है ना, और उनके कहने पे ही मैंने एमए किया इंग्लिश से। उसके बाद बीएड करने के लिए उन्होंने ही फोर्स किया मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उसी में लगा हुआ था। और उन्होंने ये बोला कि देखो
तुम्हारी नौकरी लग जाए अच्छी बात है, भगवान करे, पर साथ में आप बीएड भी कर लो, आगे चल के आपके काम आएगी, है ना। और पढ़ाई जितनी ज़्यादा करोगे उससे नुकसान तो होना नहीं है, वो आपके लिए ही अच्छी चीज़ है ना। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 32 डिग्रियां ली थी, तो क्या उनके लिए बुरी बात थी वो, है ना। आपको जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही आपके लिए मतलब नुकसानदायक तो है नहीं। तो मामा ने मुझे बोला, मुझे फोर्स किया, बीएड कर लिया। उसके बाद 2016 में मेरी जेल प्रहरी में पोस्टिंग हो गई थी, और उसके 2 साल बाद 2018 में वर्ग 1 की वैकेंसी आ गई थी। अगर मैं बीएड नहीं किया होता तो आज मैं वर्ग 1 में लेक्चरर कैसे बनता। तो और जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां आती, मैं काफ़ी लाइफ में बहुत भटकाव हुए मेरे साथ, है ना। कहीं गलत संगत में पड़ गया, कहीं कुछ, तो मामा मेरे वो ही समझाते मुझे। क्या लोग बाग तो आपके मज़े लेते हैं, ठीक है, दुनिया मज़े लेने के लिए बैठी है। लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सही रास्ते पर चलने को प्रेरित करे, और आपको आपको डिसाइड करना है कि आपका मेंटोर कौन है। आप एक बात बताओ, रिश्तेदारी में, घर परिवार में, या फिर कोई आपका बड़ा भाई हो, कोई हो, आपको खुद से लगता है कि नहीं ये व्यक्ति मेरा भला चाहता है हमेशा, है ना, तो आपको उसकी बात मानना चाहिए हमेशा। मतलब लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए जिसकी बात मान के आपको अपने जिंदगी के फैसले लेना चाहिए, ठीक है। मेंटर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, तैयारी कैसे करें। अच्छा, ये यहां तक हो गया अपना 1 फेज। मतलब पहला फेज ये हो गया, आपने सोच लिया, आपने माइंड सेट कर लिया, आपने गोल निर्धारित कर लिया, आपका डेडिकेशन मतलब दृढ़ निश्चय बना लिया, आपने ईगोइज्म को साइड में रख दिया, टाइम मैनेजमेंट की सोच लिया आपने, नहीं मुझे करनी है। उसके बाद बस यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज हो गया। हाँ, इसके बाद ही आपको तैयारी करने की के बारे में प्रयास करना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं है आपके साथ तो आप तैयारी करना ही मत फिर, क्योंकि इतनी चीजें अगर नहीं है तो आप तैयारी करते रहो, 10 साल तक कोई मतलब नहीं निकलेगा ऐसे मेहनत करने से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज, अब आपने मान के चलो मन बना ही लिया मुझे इस चीज की तैयारी करना है। फिर अब बात आती है तैयारी कैसे करें, ठीक। फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि यार तैयारी करना है मुझे, तो मुझे कोचिंग करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्या करूं मैं। तो देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, कोचिंग की जरूरत व्यक्ति को जब पड़ती है जब उसका टाइम मैनेजमेंट खराब है, जब उसके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है, जब उसका कोई गोल निर्धारित नहीं है। एक बात बताओ, कोचिंग पर आप क्यों जाते हो, कि कई सारे बच्चे ये सोच के जाते हैं कि कोचिंग पर जाने से हमारा समय निर्धारित रहेगा कि इतने से इतने टाइम तक मैं कोचिंग पर रहूंगा और मुझे मतलब पढ़ाई हो जाएगी मेरी वहाँ पे, मैं मुझे कई सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, कई बातें मिलेंगी और होशियार बच्चे मिलेंगे, तो उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन होता रहेगा। तो इसके लिए कोचिंग जाते हैं। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आपका दृढ़ निश्चय है आपके अंदर, तो आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है ना। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको जब प्रेरित होना है जब आपका प्रॉपर शेड्यूल हो। प्रॉपर शेड्यूल से मतलब आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, सोना, खाना और पढ़ना। इसके अलावा आप बाहरी दुनिया को भूल जाओ कि बाहर भी कोई दुनिया है ना। आप अपने रूम में जहाँ पे रहते हो वहाँ पर सोना, खाना और पढ़ना, इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है बस। उसके अलावा ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, ये सेल्फ स्टडी के बारे में सोच लिया आपने, अब सेल्फ स्टडी कैसे करना है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और मैंने बीच में इसलिए रखी है कि फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो फ्रेंड्स अच्छे होना जो आपको प्रेरित करें वो बहुत जरूरी है।
और ऐसे फ्रेंड आप जो आपको डिमोटिलाइज करते हैं उनसे आपको दूर ही रहना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ आपको सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है, आ रही समझ में? मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा दिन बिता रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, पार्टी कर रहे हैं, कहीं दारू पी रहे हैं, कहीं कहीं गुटखा तम्बाकू में लगे हैं, कहीं सिगरेट फूंक रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेंड्स अगर ऐसे हैं आपके तो आप उनसे बोल देना, प्लीज़ भाई अभी मैं 1 साल तक आपसे नहीं मिल सकता, मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, मुझे इस लक्ष्य पे काम करना है, मुझे अपने माँ बाप के का नाम रोशन करना है, अपनी अपनी फैमिली के लिए मुझे कुछ करना है। तो यार भाई मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ और मुझे पढ़ाई करने दे अपनी, है ना। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करना है। और फ्रेंड अच्छे हो जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको कैरियर तक पहुंचाने में आपकी मदद करें, वो फ्रेंड आप रख सकते हो। उनके साथ आप मतलब संगत का असर बहुत होता है। अगर संगत आपकी अच्छी है ना तो आप सफलता हासिल आसानी से कर सकते हो। ये है मेरा सीधा सा कहने का तात्पर्य, देखो, है ना। उसके बाद क्या आता है, ठीक, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो बुक्स का सिलेक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप मार्केट में कई सारे पब्लिकेशन आते हैं मतलब एक जीके की कई सारे पब्लिकेशन है, ल्यूसेंट है, उपकार है, पुड़ेकर है, अरिहंत है, ये तो ऑथेंटिक है, और भी पता नहीं क्या क्या है। तो आपको बुक्स का सिलेक्शन करना आना चाहिए, बुक्स कौन सी लेना है और कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है। क्योंकि ये बताओ मार्केट में ढेर पड़े हैं किताबों के, आप पूरी किताबें एक साथ पढ़ोगे तो मतलब ये है कि आप भटक जाओगे रास्ते से। तो रास्ते से अगर आप भटक गए तो फिर मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तो ये भटकाव नहीं होना चाहिए। बुक्स सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया, देखो बुक्स आपको सिलेक्ट करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको बुक्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या फिर लाइफ में आपका कोई मेंटोर हो उससे आप पूछ सकते हो। अपने मन से नहीं करना है चीज़ें, देखो आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो अगर तो, ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना है कि बुक्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। और नहीं, क्या होता है जब अपन तैयारी कर रहे होते हैं तो साल तो पूरी इसी में निकाल देते हैं कि अपन को पढ़ना क्या है। और मुख्य बात यही आती है, कोचिंग मतलब अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मुख्य बात ये होती है कि आपको पढ़ना क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या आएगा, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो सिलेबस, जैसे मान के चलो मेरा बरगे की वैकेंसी निकली है तो मुझे क्या करना है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। बरगेक की वैकेंसी निकली और मैंने सोच लिया कि मुझे बरगेक की तैयारी करना है। आपको सबसे पहले उस सिलेबस को ऑनलाइन निकालना है और या तो आप उसको लिख लो या उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और जहां पर आप सोते हो वहां पर उसको चिपका लो और उस सिलेबस के आधार पर ही आपको पढ़ाई करनी है। सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को आपको डीप स्टडी करना है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग, इधर उधर से नहीं। क्योंकि एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है, सिलेबस के बाहर अगर आएगा ना तो उसके नंबर कट के आपके नंबर में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सिलेबस के बाहर कुछ नहीं, सिलेबस का जैसे प्रत्येक टॉपिक, जो भी टॉपिक दिए हैं, जैसे 10-12 टॉपिक जितने भी दिए हैं, उन प्रत्येक टॉपिक को आप ये मान के चलो, चाहे किताबें हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे विकिपीडिया हो, चाहे गूगल हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे कुछ भी कहीं से भी, चाहे दोस्त यारी में, सब कहीं से भी पूछ लो आप। मतलब आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं पढ़ पाया भाई, मतलब मन में ये नहीं होना चाहिए। और आपने अगर इस तरीके से अगर सिलेबस को घोंट लिया, इस तरीके से सिलेबस को पढ़ लिया, तो मेरा दावा है कि कंपटीशन का कोई भी एग्जाम आपका निकलेगा, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। आई बात समझ में। उसके बाद आएंगे आपके नोट्स, सेल्फ नोट, ठीक है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ते हैं। मैंने क्या बताया आपसे कि जब जैसे मान के चलो आपने एक किताब
ल्यूसेंट की ग्रामर की किताब पढ़ी। अच्छा, अब उसको पूरी किताब को आपने पढ़ा एक बार पढ़ने के बाद क्या हुआ, आपको उसका कम से कम 60% आपके दिमाग में स्टोर हो गया। पर जो 40% है वो आपके दिमाग में स्टोर कब होगा, जब आपको दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ोगे। कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मान के चलो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 10 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, और इतनी सारी किताबें हो गई, या फिर इतने सारे जो आपने यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोज देखे हैं, या फिर विकिपीडिया से कुछ भी देखा हो, तो वो दोबारा से तो आप विकिपीडिया, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पढ़ेंगे, ये तो सब आप दोबारा नहीं देखोगे ना। उसके लिए आपको बिल्कुल बढ़िया एक अपने रजिस्टर लेना और उस पर छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, ताकि अब जब जब आपका पेपर नज़दीक हो तो आप बढ़िया तुरंत उसका रिवीजन करा और माइंड में बिल्कुल 100% स्टोर हो जाएगा आपका। तो छोटे छोटे नोट्स आपकी बहुत मदद करते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। दोबारा आपको ये सब कर, जैसे वीडियो देख रहे हो आप टेलीग्राम, ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने नोट्स बना रखे हैं बढ़िया, आप उनको रिवीजन किया 10 बार 20 बार 100 बार 1000 बार, जितनी बार रिवीजन करो आपके दिमाग मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा, और कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम देने के लिए। क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो फिर आपके अंदर डर नहीं होगा, और जब बिना डरे अगर आप पेपर देते हो तो आप बिल्कुल क्वालिफाई है, मान के चलो। उस देखो सेल्फ नोट्स बन गए आपके। उसके बाद फिर आएगी आप देखो प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर आपको कब लगाना है, जब आपने पूरा सिलेबस बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, प्रत्येक टॉपिक को डीपली स्टडी कर लिया, यूट्यूब चैनल विकिपीडिया सब कुछ आपने बिल्कुल किताब सब आपने सब पढ़ के रख ली, सेल्फ नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिए, सब कर लिया। आप अब आपको पता चल गया कि अरे अब मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई, अब मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। आपको ये बताऊं, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर बहुत जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका होगा है कि आपको जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम पे जो डर रहता है वो डर खत्म हो जाएगा आपका घर पे ही। और प्रीवियस पेपर, जैसे मान के चलो आप बरगे की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की, और आपने उस क्या बोलते हैं नौकरी के जितने भी प्रीवियस मतलब 10 साल 20 साल पुराने जितने भी पेपर हैं वो सब आपने लगा लिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे इसमें, फिर ऐसे आने लगे, फिर ऐसे आने लगे, फिर मतलब अब ऐसे आते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपकी एक थिंकिंग बन जाएगी कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैं ये आसानी से कर लूँगा। प्रीवियस पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना, है ना। अब उसके बाद ये आपका सेकंड फेज खत्म हो गया। अगर आपने इतना कुछ कर लिया, तैयारी कैसे करी, कोचिंग से करना है कि सेल्फ स्टडी करना है ये सोच लिया, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं ये आपको पता है, बुक्स सिलेक्शन कर लिया आपने, सिलेबस कर लिया, नोट्स कर लिए, बना लिए, प्रैक्टिस सेट लगा ली, मतलब आपकी पूरी 100% तैयारी हो गई। अब आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक, अब उसके बाद अब तीसरे फेज में कुछ चीज़ें और मैंने रखी हैं। ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये लाइफ में आपकी घटित होती हैं जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो। कि मोबाइल का यूज आपको मोबाइल पर मूवी देखने के लिए, कि लड़कियों के लिए सीरियल देखने के लिए मात्र नहीं है ये मोबाइल का यूज आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई में यूज करना है ना। आप मोबाइल में 24 घंटे बस फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल का यूज पढ़ाई में कीजिए। मोबाइल से ये मान के चलो पढ़ पढ़ के बच्चे IAS बन गए, ठीक है, तुम कोचिंग के लिए मरे जा रहे हो। ठीक, तो मोबाइल का सही यूज करना आना चाहिए आपको। उसके बाद आती है ज्ञान की भूख। ज्ञान की भूख से मतलब आपने मान के चलो 100% भी पढ़ लिया, मैं तो ये कह रहा हूं, फिर भी आपके अंदर ये भूख होनी चाहिए, आपकी सीखने की ऐसी ललक होनी चाहिए कि कोई कैसा भी बना रहा है, गरीब अमीर छोटा बड़ा बड़ा बूढ़ा जो भी, उससे आपको सीखना चाहिए।
अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अमल करना चाहिए। किसी से भी कोई भी सीख मिले तो, है ना। ये ज्ञान की भूख जब तक आपके अंदर है तब तक आप बेहतर इंसान बनने का प्रयास करते रहोगे। आपको प्रत्येक दिन लाइफ में कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए और उसको अपनी लाइफ में अमल करना चाहिए। एक नई आदत अपने अंदर अच्छी डालना चाहिए। तो सोचो, जब प्रत्येक दिन जैसे प्रत्येक दिन आप एक आदत, अच्छी आदत अपने आप में अपने आप में अमल करोगे, अपने आप में ग्रहण करोगे, तो सोचो आप दिन ब दिन कितने बेहतर इंसान बनते जाओगे। और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। ठीक है, ज्ञान की भूख। उसके बाद आता है संघर्ष। संघर्ष आपकी लाइफ में जितना होगा उतने ही आप बेहतर इंसान बन सकते हो, उतने ही सफल इंसान आप बन सकते हो। बिना संघर्ष के, जैसे मान के चलो कई माँ बाप अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं, छूट देते हैं कि जा बेटा ऐश कर, पैसे निकाल। बच्चों ने निकाल बोला कि पापा मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, बिना पूछे कुछ भी किए दे दिए, ले पैसे। बच्चे मजे कर रहे हैं। मतलब बच्चे को जब तक मेहनत का मतलब पता नहीं होगा तो उसको ये पता नहीं होगा कि मेरे माँ बाप मेहनत कैसे करके पैसे ला रहे हैं, तब तक उनको ये पता नहीं होगा इन पैसों को मुझे यूज कहाँ करना है। ठीक है, तो बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद बच्चा हूँ, ये मान के चलो। तो मुझे भी अपने आप में सोचना चाहिए कि मुझे जितना जितना मैं संघर्ष किया मैंने, उतना संघर्ष मतलब मुझे संघर्ष से ही सीख मिली है। ठीक है, संघर्ष आपकी लाइफ में जितना अच्छा होगा उतना ही आप बेहतर इंसान बन सकते हो। उसके बाद आता है आपका जुनून। जुनून होना चाहिए किसी चीज को करने का, है ना। कोई भी, ये बताओ, इंसान जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं आसमान में, कि ट्रेनें चल रही हैं रेल उस पे पटरी पे, और पता नहीं क्या क्या आविष्कार, कितना कुछ किया है, वो कोई भगवान ने आके नहीं किया है, सब कुछ इंसान ने किया है। ये बताओ, जब इंसान इतना कुछ कर सकता है तो इंसान क्या नहीं कर सकता। आपको मन में सोचना है, मन में जुनून पैदा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके मन में कि मुझे ये चीज़ करनी है। अगर आपके अंदर ये जुनून है ना, तो आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, ना आपको कोई चीज़ डिमोटिवेट कर सकती है। आप खुद से मोटिवेट होगे और लाइफ में जो आपने सोचा है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये सब, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला मैंने जो कीवर्ड इसलिए लिया है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कई सारे यूट्यूबर इस टॉपिक पर बात करना ही नहीं चाहते, जबकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक उम्र होती है, उस उम्र में अपन गलत रास्ते चुन लेते हैं। क्या होता है, एक उम्र होती है, उस टाइम में लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो उनको उस उम्र में ये समझ में नहीं आता कि मेरे लिए अच्छा क्या है। गलत चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। आपको कोई कितना भी समझाता रहे, घर के हो, माँ बाप हो, या फिर आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई भी आपको अगर कितना भी समझाता रहे, आपको अच्छी चीजें नहीं आएंगी समझ में, गलत चीजें जल्दी समझ में आती हैं उस टाइम पे, उस उम्र में। तो अगर आपने ये उम्र होती है आपकी, मान के चलो 18 साल से 25 साल की उम्र तक आपने अपने आप को इस चीज से बचा के रख लिया, तो आप मान के चलो सफल हो गए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, इन चक्करों में हजारों लाखों करोड़ों लड़के लड़कियां बर्बाद पड़े हैं, है ना। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही गलत है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना है। देखो, माँ बाप के बारे में सोच समझ कर ही आपको ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी, जैसे आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर वो आपको आपके कैरियर को बनाने में आपकी मदद करे तो अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। वो आपकी लाइफ पार्टनर भी बन सकती है आगे चल के, या फिर वो लड़का आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है अगर वो इतना अच्छा इंसान है जो आपको सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करे, आपकी मदद करे।
तो ठीक है। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो, आपने सालों निकाल दिए कंपटीशन की तैयारी करते करते और इन 7 मैच चक्करों में भी पड़े हुए हो, तो मेरे हिसाब से आपको उन चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए। कहीं कोई चीज़ें काम नहीं आती हैं, सिर्फ काम आता है आपका करियर, आपके माँ बाप। ठीक है, आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है, बाद में आपको पछतावा हो। इससे अच्छा है कि आप अभी ये सब चीज़ें छोड़ दो, है ना। मुझे भी बहुत भटकाव हुए थे उस टाइम में। मेरे मामा इतना समझाते थे मुझे और मैं कुछ भी समझ में नहीं आता था मेरे। ठीक है, पर जब मेरे पे बीती, जब, है ना, जब मुझे रियलाइज हुआ इस चीज़ का, तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में कहीं कुछ नहीं है इस दुनिया में। और देखो, मैं सही समय पर मैं सही रास्ते पर आ गया। तो देखो, सरकारी नौकरी, ये दूसरी नौकरी है मेरी, गवर्नमेंट नौकरी। पहले जेल प्रहरी था, अब वर्ग एक में लेक्चरर हूँ। ठीक है, तो आपको सही समय पर समझ जाना चाहिए कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। उसके बाद आती है शादी पार्टी में जाने के साइड इफेक्ट। जैसे मान के चलो, आपका एग्जाम है 1 महीने बाद और आपकी रिश्तेदारी में कोई शादी है या फिर कहीं पार्टी में जाना है आपको। आप ये बात बताओ, आपने ये चीज़ रियलाइज की होगी कि जैसे मान के चलो, एक आपने टाइम शेड्यूल बनाया कि मुझे इतने से इतने तक ये पढ़ना है, ये करना है ना। और आप इसी बीच में किसी शादी में, आप रिश्तेदारी में चले जाओ, तो 2-3 दिन तक तो नींद ही आती रहती है। मतलब ऐसा थकावट सी फील होती है। मतलब टाइम मैनेजमेंट बनाने में दोबारा से, आप जैसे मान के चलो 2 दिन किसी शादी में गए, आपको फिर दोबारा से वही टाइम शेड्यूल पे पटरी पे लाने के लिए आपको 10 दिन लग जाते हैं, है ना। आपने रियलाइज करके देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ये इग्नोर करने की ज़्यादा कोशिश करें। घर वाले अगर आपको बोल रहे हैं तो आपको उनको थोड़ा सा कन्वेंस ये करना चाहिए कि देखो पापा या मम्मी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मेरा पेपर है, मैं अभी ये नहीं आ सकता, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अभी अपने लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सॉरी, मैं नहीं आ सकता। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है, देखो यहाँ पर मैंने ये चौथा पेज लिया हुआ है, इसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये बताओ, अगर आपका स्वास्थ्य ही खराब है तो आप तैयारी कैसे करोगे। स्वास्थ्य पे आपको बहुत ध्यान देना है। प्रॉपर टाइम से खाना खाना है, टाइम से सोना है, और प्रॉपर डाइट लेनी है। डाइट ऐसे नहीं कि कुछ भी अपन कचर पचर कुछ भी खाते रहो, है ना। पेट खराब हो गया तो आपको 4 दिन उसमें लग जाएंगे, है ना, कितनी पढ़ाई खराब होगी उससे। तो आपको प्रॉपर हेल्थ पे ध्यान देना है। और इसके बाद आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन पे मैंने डबल स्टार बना के मैंने इसको सिंबलाइज किया हुआ है। क्यों किया है कि मोटिवेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। जैसे मान के चलो, मैंने ये चीज़ें सब करी हुई हैं और खुद के अनुभव ही है मेरे पूरे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो, आप पढ़ रहे हो, आपने 2-3 घंटे तक, मतलब 1 घंटे तक आपने प्रॉपर कंटिन्यूस पढ़ाई की, और उसके बाद आपका माइंड ऊब गया, मतलब ऐसा लग रहा है अरे ठीक है सो जाओ। तो उस टाइम में अगर आपने 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया, मेडिटेशन मतलब कुंभक के साथ प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। मेडिटेशन पे भी अगर वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा। मैंने सब चीज़ें करी हैं, मैंने ऐसी चीज़ है ना। तो अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन कर लेते हो तो आप 1 घंटे के लिए रिचार्ज हो जाओगे। आप करके देख लेना। आपको जब भी आपको ये लग रहा है कि मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन कर लेना, बिल्कुल बढ़िया से एकांत, बिल्कुल ऐसे अपने माइंड को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और अगर आपकी इंद्रियां पे कंट्रोल है आपका, तो आपके माइंड पे कंट्रोल है ना। आप 10 मिनट करना, 1 घंटे के लिए रिचार्ज हो जाओगे। फिर ऐसे 1 घंटे फिर पढ़ लिया, फिर आप उब गए, फिर आपने 10 मिनट फिर कर लिया। ऐसे करके आप पढ़ाई करना, देखना कितने अच्छे से होगी। और साथ में ये जो डाइट और स्लीपिंग हेल्थ है ना, आपको एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना। देखो क्या होता है, अगर आपकी पर्सनैलिटी फिट है, आप बिल्कुल बढ़िया फिट हो, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। पतले वतले लड़के होते हैं ना बिल्कुल, या फिर मोटे बद्दे,
तो उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। और जब बिल्कुल फिट होता है, स्मार्ट होता है, उसको उसके अंदर देखते हैं आप चमक दिखती है उसके फेस पे। मतलब ये सब कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। कॉन्फिडेंस लेवल इससे बहुत बूस्ट होगा आपका, है ना। और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। वो तो सीधी सी बात है। देखो अगर आपका स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ दिमाग है, तो आपकी सब चीज़ें, सब कुछ बढ़िया है, चंगी चंगी है जिंदगी में, है ना। और आपका स्वास्थ्य ही खराब है तो ये बताओ, जैसे मान के चलो सामने आपके बढ़िया अच्छे से पकवान रखे हुए हैं और पेट खराब है आपका, तो आपके क्या मतलब के वो पकवान, है ना। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तब आप सारी चीज़ें कर सकते हो। मेडिटेशन को आपको लाइफ में बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मेडिटेशन आप करते रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। प्रॉपर आपको 24 घंटे में से आपको आधा घंटे अगर आपने शरीर को दे दिया, सुबह मॉर्निंग में, शाम को, जब भी आपको समय मिले, बीच बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपका बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा। ठीक। सबसे फिर लास्ट में आपके ये 2 पॉइंट और हैं। ये फियरनेस। फियरनेस का मतलब होता है डर। डर कैसा डर? कई सारे बच्चे, स्टूडेंट मैंने देखे हैं, मैंने खुद भी, मैंने कई एग्जाम दिए, एक एक नंबर से रह जाता मैं, है ना। और कई बार जैसे मैं पेपर देने गया और बाहर निकल के आया एग्जाम के, तो फिर मुझे ऐसा लगता अरे यार मैं ये क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया। मैं मतलब मेरा मुझे ये आता है क्वेश्चन, फिर भी मेरे से गलत हो गया है। कई बार ऐसा होता है। या फिर जैसे मान के चलो एक नंबर से रह गया मैं एग्जाम, मतलब एग्जाम में, तो मैं महीनों इस चीज के बारे में सोचता रहूंगा और डरता रहूंगा, अरे यार पता नहीं मेरा लाइफ में क्या होगा, मेरी नौकरी लगेगी क्या नहीं लगेगी। डिप्रेशन में चले जाते हैं कई सारे, तो है ना। और तो क्या होता है, जब आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं या फिर आपके अंदर जो डर होता है, वो किस वजह से होता है कि आपने ये इस फेज पे काम नहीं किया है। मतलब आपने प्रॉपर पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस को नहीं किया है, आपने 100% देने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कुछ आपसे भूल हुई है। आप उसको, आपको क्या है, उस भूल को, उस जो चीज आपसे छूटी है उसको पहचानने की कोशिश करना है। देखो लाइफ में असफलताएं आपको मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। असफलता ही आपको सिखाती है कि हमें सफल कैसे होना है। ठीक है। तो ये फियरनेस आपकी जब जाएगी जब आप अपना 100% देने की कोशिश करोगे। और लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट और मैंने जो प्रीवियस पेपर लगाने की बात कही है आपको, ये अगर आप लगाते हो तो आपकी ये फियरनेस भी चली जाएगी। और फियरनेस जाना बहुत जरूरी है। फियरनेस जिस दिन आपकी चली गई और आपने बिना डरे एग्जाम दे दिया, तो फियरनेस आपकी जिस दिन चली गई और आपने बिना डरे एग्जाम दे दिया और 100% दे के आप जिस दिन कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल से बाहर आए, तो आज मुझे कोई डर नहीं था एग्जाम में। और मैंने जितना मैंने पढ़ा उतना देने की कोशिश की, उतना करने की कोशिश की, और बाकी भगवान जो करेंगे वो मुझे मंजूर है। तो आप उस दिन सफल हो जाओगे। ठीक। फियरनेस आपका ये चला गया। ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा, लास्ट में ये है आलोचना। आलोचना मैंने लास्ट में इसलिए रखी हुई है कि आलोचना से मतलब आपको समझ में आ रहा है। आलोचना मतलब आपकी बारे में बुरी बुरी बातें करना, है ना। आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, है ना, चाचा ताऊ, जो भी कोई हो। जैसे क्या होता है कि आप तैयारी कर रहे हो और आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आप कहीं गलत संगत पे हो, तो कई तरह की बातें होती हैं। वो तो ऐसी पढ़ रहा है, वो तो पढ़ क्या रहा है, वो तो वैसे ही मजे कर रहा है ना। और नहीं पता नहीं क्या क्या। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है। मेरे साथ ये था कि लोग ये तक बोलते थे कि अरुण की अगर नौकरी लग गई तो हम मूंछ कटा लेंगे अपनी। और आज देखो ये दूसरी सरकारी नौकरी है मेरी। आलोचनाएं, जो आलोचक होते हैं आपके, वो ही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। आपको ये सोचना है, जो व्यक्ति अगर आपकी बुराई कर रहा है उसको आपको
अपना दुश्मन नहीं मानना है। वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, वो आपके बारे में कम से कम सोच तो रहा है। आपको जब कोई व्यक्ति आपकी बुराई करे तो आपको उसको जवाब नहीं देना है, आपको उसको कुछ करके दिखाना है। वो आलोचक ही फिर आपकी तारीफ करे, ऐसा कुछ करके दिखाना है आपको। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को वहां लड़ने में वेस्ट नहीं करना है, अपने कैरियर को बनाने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। मेरे साथ पता नहीं क्या क्या, मैंने तो कितनी आलोचनाएं झेली, और मैं तो उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे बारे में इतना बुरा भला बोला। लोग बाग ये बोलते थे आए वे तो बन गए कलेक्टर, वे तो आए पढ़ गए, वे तो मैंने कहा तो हो गए काम, वे तो ऐसे ही फिरेंगे। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मैं आज बरगे में लेक्चरर हूँ, है ना। तो आलोचनाओं से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और मैं क्या कह रहा हूँ, अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार रहो, माँ बाप के बारे में सोच के चलो आप। ठीक है, तो आप भविष्य में लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर अपना वीडियो खत्म हो गया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऐसे ही अपने जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, जिससे मेरे जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आप इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं देखो आपको यहाँ पे मैं ये बता दूं कि मैं YouTube पर कोई पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं डालता, मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है कि मैंने जो कुछ भी झेला है या जो कुछ भी मैंने रियलाइज किया है, उन चीज़ों को या फिर मैंने लाइफ से जो कुछ भी सीखा है वो मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और ये देखो, ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, देखो मेरे अंदर आपने देखा है, पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो के बीच में मैंने कहीं कोई बकवास नहीं की। बस मैं अभी लास्ट में जो आपको बोल रहा हूँ वो आप चाहे भले ही बकवास समझ लेना, है ना। तो मैं बस यही कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो बनाता हूँ। और पूरी ईमानदारी के साथ अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ है, तो मैं आपको वो समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।